नमस्कार दोस्तों, भारत के वीर की इस ऐतिहासिक यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने भारतीय इतिहास के उस निर्णायक मोड़ को देखा था जिसने आने वाली कई सदियों की दिशा तय कर दी। हमने जाना कि किस प्रकार 1192 ईस्वी में तराइन के उसी युद्ध क्षेत्र पर जहां एक वर्ष पहले पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की थी, इस बार परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। युद्ध केवल तलवारों और भालों से नहीं जीता जाता, बल्कि रणनीति, समय और धैर्य से भी जीता जाता है। और यही बात उस दिन निर्णायक साबित हुई। मोहम्मद गौरी अपनी पिछली हार को कभी भूल नहीं पाया। वो हार उसके लिए केवल सैन्य पराजय नहीं थी, बल्कि सम्मान पर लगा हुआ गहरा आघात थी। एक पूरे वर्ष तक उसने न सिर्फ अपनी सेना को फिर से संगठित किया, बल्कि युद्ध की शैली को भी बदला। उसने समझ लिया था कि राजपूतों से सीधी भिड़ंत में जीत आसान नहीं है। इस बार वो पूरी तैयारी, अनुशासन और एक नई रणनीति के साथ लौटा। दूसरी ओर राजपूत सेना पहले जैसी ही युद्ध शैली पर निर्भर थी। एक रात की लापरवाही, एक सुबह का धोखा और फिर पूरे दिन चला थका देने वाला युद्ध, इन सब ने मिलकर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के भाग्य पर अंतिम मोहर लगा दी। पृथ्वीराज चौहान की पराजय केवल एक राजा की हार नहीं थी, ये उत्तर भारत में राजपूतों की संगठित शक्ति के पतन का संकेत थी। सदियों से जिस शक्ति ने विदेशी आक्रमणों का सामना किया था, वो अब भीतर से कमजोर हो चुकी थी। इस एक विजय ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली और अजमेर के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए। उत्तर भारत का राजनैतिक संतुलन पूरी तरह बदल चुका था और इतिहास एक नए मोड़ पर खड़ा था। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। तराइन के मैदान में एक साम्राज्य का सूर्य अस्त हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में अब भी एक और विशाल और समृद्ध राज्य खड़ा था। उसका शासक ये मान बैठा था कि उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के पतन के बाद अब कोई उसे चुनौती देने वाला नहीं बचा। आज की कहानी उसी शासक से जुड़ी है, कन्नौज के राजा जयचंद्र से। तराइन की दूसरी लड़ाई में विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में स्थायी रूप से रुकने का निर्णय नहीं लिया। उसका मूल साम्राज्य गौर और गजनी में था, जहां उसे मध्य एशिया के अपने शत्रुओं से लगातार जूझना पड़ रहा था। इसलिए उसने भारत में जीते गए विशाल क्षेत्रों, दिल्ली, अजमेर और पूरे चौहान साम्राज्य की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद और काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल एक प्रशासक नहीं था, वो एक कुशल सेनापति, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। गौरी के भारत छोड़ते ही ऐबक ने सत्ता को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। उसका पहला लक्ष्य था उन सभी शक्तियों को कुचलना जो भविष्य में विद्रोह कर सकती थीं। चौहान वंश के बचे खुचे समर्थक उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने अजमेर को दोबारा हासिल करने का प्रयास किया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि राजपूत फिर से संगठित हो सकते हैं, लेकिन ऐबक की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। पराजय इतनी अपमानजनक थी कि हरिराज को आत्महत्या करनी पड़ी। इसके बाद ऐबक ने एक एक करके मेरठ, कोल, आधुनिक अलीगढ़ और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे दिल्ली उसकी शक्ति का केंद्र बन गई। ये भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। अब भारत का शत्रु कोई ऐसा आक्रमणकारी नहीं था जो लूटपाट कर वापस चला जाए। अब दुश्मन यहीं बस चुका था। उसकी जड़ें गहरी हो चुकी थीं और उसका लक्ष्य पूरे हिंदुस्तान पर शासन करना था। इसी समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था कन्नौज का गढ़वाल साम्राज्य। इसके शासक थे राजा जयचंद्र। उनका साम्राज्य आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। कन्नौज उनकी राजनीतिक राजधानी थी और काशी, वाराणसी धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र। राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच गहरी राजनीतिक शत्रुता थी। दोनों ही उत्तर भारत का सर्वोच्च सम्राट बनना चाहते थे। इसी कारण तराइन के युद्ध में जयचंद्र तटस्थ रहे। उन्होंने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, ये सोचकर कि उनके सबसे बड़े शत्रु के समाप्त हो जाने के बाद सत्ता का रास्ता उनके लिए पूरी तरह साफ हो जाएगा। इतिहास में जयचंद्र को अक्सर एक गद्दार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था। लेकिन ये आरोप मुख्य रूप से बाद के काव्य ग्रंथों पर आधारित है। समकालीन फारसी इतिहासकारों में से किसी ने भी ये नहीं लिखा कि जयचंद्र ने गौरी को आमंत्रित किया था। जयचंद्र की वास्तविक भूल गद्दारी नहीं, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक भूल थी, दुश्मन की महत्वाकांक्षा को कम आंकना।
जयचंद्र ये समझ ही नहीं पाए कि मोहम्मद गौरी का उद्देश्य केवल लूट नहीं बल्कि भारत में स्थायी शासन स्थापित करना था। पृथ्वीराज के पतन के बाद गौरी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा अब स्वयं जयचंद्र थे। जब गंगा घाटी के क्षेत्रों पर तुर्क सेनाओं का कब्जा बढ़ने लगा तब जयचंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी लगभग 5000 घुड़सवारों की सेना लेकर फिर भारत आया। इस बार उसका एकमात्र लक्ष्य था कन्नौज का गढ़वाल साम्राज्य। उसने अपनी सेना को कुतुबुद्दीन ऐबक की सेनाओं के साथ मिलाया और कन्नौज की ओर कूच किया। राजा जयचंद्र ने भी पूरी शक्ति के साथ युद्ध का निर्णय लिया। उनकी सेना विशाल थी, जिसमें हजारों सैनिक और सैकड़ों युद्ध हाथी शामिल थे। दोनों सेनाओं का आमना सामना यमुना नदी के तट पर चंदावर, आधुनिक फिरोजाबाद के पास हुआ। ये युद्ध अत्यंत भयंकर था। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार युद्ध के शुरुआती चरण में जयचंद्र की सेना भारी पड़ रही थी। राजपूतों का शौर्य एक बार फिर तुर्क सेनाओं पर भारी पड़ रहा था, लेकिन युद्ध का भाग्य एक ही क्षण में बदल गया। एक तीर राजा जयचंद्र की आंख में आ लगा। वे अपने हाथी से नीचे गिर पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अपने राजा को गिरते देख गढ़वाल सेना का मनोबल टूट गया। जो सेना कुछ देर पहले जीत के करीब थी, वो बिना नेतृत्व के बिखर गई। तुर्क सैनिकों ने भागती हुई सेना का पीछा किया और युद्ध एक भीषण नरसंहार में बदल गया। युद्ध के बाद राजा जयचंद्र का शव इतनी बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था कि उनकी पहचान केवल उनके दांतों में लगे सोने के आवरण से की जा सकी। चंदावर की हार तराइन से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध हुई। इसने उत्तर भारत में संगठित राजपूत प्रतिरोध को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके बाद गौरी की सेनाओं ने कन्नौज और फिर पवित्र काशी, वाराणसी पर कब्जा कर लिया। कई मंदिर नष्ट किए गए और गढ़वाल वंश का विशाल खजाना लूट लिया गया। पूरा गंगा का मैदान अब तुर्क सत्ता के लिए खुल चुका था। मोहम्मद गौरी एक बार फिर गजनी लौट गया और भारत का शासन पूरी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप दिया। अगले कुछ वर्षों में ऐबक और उसके सेनापतियों ने गुजरात, कालिंजर, बिहार और बंगाल तक अपने अभियान चलाए। बख्तियार खिलजी ने पूर्व की ओर बढ़ते हुए नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी मौत के बाद उसका साम्राज्य उसके गुलाम सेनापतियों में बंट गया। हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। उसी वर्ष लाहौर में ऐबक ने स्वयं को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित किया। इसी के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान के बाद राजा जयचंद्र की राजनीतिक भूल ने भी उन्हें उसी नियति तक पहुंचा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपसी फूट किसी भी बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक होती है। अब संघर्ष केवल सीमाओं की रक्षा का नहीं था, बल्कि अपनी धरती, संस्कृति और अस्तित्व को बचाने का था।